हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और उसमें आगे आज सीखेंगे घन तथा घनाभ, क्योंकि मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति चैप्टर हम पढ़ ही रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज आपका ये घन और घनाभ होगा। इसके पहले हमने त्रिभुज, सभी प्रकार के त्रिभुज सीख लिए हैं, त्रिभुजों से संबंधित सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, और वर्ग, आयत और सभी प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो चतुर्भुज हैं, जैसे समलंब है, समांतर चतुर्भुज है, सब उसको कंप्लीट कर लिया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे घन तथा घनाभ। ठीक है, अब घन और घनाभ के बारे में भी आप लोग बहुत ही बेसिक सारी बातें जानते हैं। वीडियोस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में पहुंचाते रहिए। बस लगातार आप लोगों को जोड़ने का काम करिए। स्टडी हम आपकी घर बैठे अच्छे से अच्छी करवा ही रहे हैं, आप सब लोग इसका लाभ उठाइए। बस लोगों को, फ्रेंड्स को जोड़ना मत भूलिए, जोड़ते रहिए, लगातार शेयर करिए जितना कर सकें। घन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब। घन क्या होता है कि जैसे आपने देखा कि ये आपका वर्ग होता है, चार भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसी प्रकार से दो वर्ग यानी कि वर्गों के हिसाब से वर्गों को मिला करके, जैसे आपका कमरा जो है, अगर इसकी सभी दीवारों को बराबर कर दिया जाए, समान दीवारें कर दी जाए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बराबर कर दिया जाए, तो इसको घन कहा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे आप लूडो का पासा देखते हैं, आप सभी जानते हैं कि घन की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें ऐसे आप देखते हैं, इस प्रकार से घन की संरचना आपको दिखती है, जैसे कमरा होता है। ठीक है, कमरे की लेकिन शर्त यह है कि सभी दीवारें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, तो फिर वो घन कहा जाएगा। अब देखिए घन में क्या होता है कि आप अगर देखें कितने फेस हैं, फलक कितने हैं, अगर इसमें घन की बात करें तो घन में जो फलक है यानी कि फेसेस हैं, ये कितने होंगे, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेसेस। तो फेसेस होंगे 6। ये कैसे आप पता करेंगे? देखिए जिस कमरे में बैठे आप पढ़ रहे हैं उसमें देखिए आप अपने फ्रंट पे एक दीवार दिख रही है और एक बैक साइड पे आपके दिख रही है ना। जैसे मेरे सामने एक दीवार है और मेरे पीछे एक दीवार है जिस पे बोर्ड लगा हुआ है, तो दो ये हो गई। राइट में और लेफ्ट में तो दो ये हो गई, 4 दीवारें हो गई। और नीचे की फर्श और ऊपर की छत, ये मिला के आप देख सकते हैं कि 6 फेसेस है ना। कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। तो 6 फलक आपको आराम से दिख सकते हैं, आराम से आप जानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें कोर कितनी है, कोर मतलब साइड्स या एजेस, जिनको हम एज बोलते हैं, है ना, या साइड बोलते हैं, तो ये एजेस कितनी है? तो ये 12 होती हैं। चाहे ये घन हो या फिर घनाभ हो, दोनों केसेस के लिए ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एजेस कौन सी है? देखिए नीचे में देखें, अगर जो ये फर्श दिख रही है 1 2 3 4, ये 4 एजेस हो गई। ऊपर में देखें जो छत वाला हिस्सा है 1 2 3 4, ये हो गए। और 4 दीवालें, ये देखिए 1 2 3 और 4 दीवालें जो खड़ी, इस प्रकार से 12 आपके एजेस हैं। ठीक है, 12। और इसके बाद अगर हम बात करें कि शीर्ष कितने होते हैं इसमें, शीर्ष जिनको हम वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स, और प्लूरल में जिनको वर्टिसेस कहा जाता है, वर्टिसेस। तो ये जो वर्टेक्स हैं ये इसमें कितने होते हैं? 8 होते हैं। कैसे? देखिए जहां पर ये मिल रहे हैं पॉइंट्स, यही वर्टेक्स है। 1 हुआ, 2 है ना, देखिए 3 4 5 6 7 और यहाँ का एक 8। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये 8 वर्टेक्स है, 8 शीर्ष है। ठीक, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि इनमें विकर्ण कितने होते हैं, विकर्ण कितने हो सकते हैं, विकर्णों की संख्या या विकर्ण की संख्या, कितने विकर्ण आ सकते हैं। अब आप देखिए विकर्ण या डायगोनल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डायगोनल, तो विकर्ण होता क्या है घन के लिए, ये देखना है। घन के लिए विकर्ण ये होता है जैसे जिस कमरे में आप हैं उसके एक नीचे के कोने से लेकर के और एक ऊपर के कोने, विपरीत ऊपर के कोने तक एक लंबी छड़ अगर आप सेट करें तो इसी को विकर्ण कहते हैं। तो आप देख रहे हैं नीचे फर्श में आपके 4 कोने हैं, इसका मतलब 4 रॉड आप फिट कर सकते हैं। एक कोने से विपरीत कोना, दूसरे कोने से विपरीत कोना, हर कोने से विपरीत, मतलब 4 रॉड आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब इनमें जो विकर्ण होंगे, जैसे इस कोने से आप एक खींच सकते हैं, इस कोने से एक खींच सकते हैं, इस कोने से ऊपर तक ला सकते हैं और इधर से इधर तक ला सकते हैं। 4 कोनों, नीचे के जो चारों कोने हैं इनको हम विपरीत वालों से मिलाते चले जाएंगे ऐसे। ठीक है, इसका ऐसे, तो ये होगा जाकर के आपका विकर्ण। विकर्ण की संख्या कितनी होती? 4 होती है। तो आपको ये बातें आप ध्यान रखनी। घन और घनाभ में ये सारे पॉइंट्स आपको समझने। घन और घनाभ दोनों के लिए ये पॉइंट्स तो कॉमन है। ये पॉइंट्स अब मैं घनाभ में नहीं बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। घन और घनाभ दोनों के लिए ये पॉइंट्स कॉमन है जो आपको पता होने चाहिए। कभी कभी इनसे बेसिक क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका घन, और आप अच्छे से इनकी विशेषताओं को आप समझ गए हैं कि घन क्या होता है। घन में 6 फलक होते हैं और 6 फलक बराबर होते हैं, 6 फेसेस बराबर होते हैं, यानी वर्गाकार होते हैं। ठीक है,
जैसे आप देख रहे हैं, आप लूडो का पासा देखते हैं, छोटा सा होता है, उसके सभी फेस ऐसे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, तो ये घन है। ठीक है, घन आप देखेंगे आराम से, इसके लिए बेहतर है कि आप लूडो का पासा देख सकते हैं, आजकल जो क्यूब कलर मैचिंग वाला खेला जाता है उसको आप देख सकते हैं, वो घन है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि घन क्या है, घन की विशेषताओं को समझा। अब चलिए घन के फॉर्मूलों को समझते हैं। जैसे घन में हमेशा घन, पहली बात तो ये 3 डायमेंशनल है, 3D फिगर है, यानी त्रिविमीय आकृतियां हैं। ये इनमें 3 विमाएं होती, विमाएं मतलब साइड्स, त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल आकृति। ठीक, हम इस समय देख रहे हैं त्रिविमीय आकृतियां, इनको सीख रहे हैं, जिसमें जिसको हम बोलते हैं 3D फिगर्स। 3D क्या होता है, जिनमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। ठीक है, 3 प्रकार की विमाएं हो यानी साइड्स हो, तो इनको त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। घन के अब फॉर्मूले सीखेंगे हम लोग, जितने भी फॉर्मूले प्रयोग हो सकते हैं उनको ढंग से सीखेंगे। देखिए जैसा कि यहाँ पर आप घन बनाएंगे तो इसमें एक घन वर्गों से मिलकर के बनता है, आपको बेसिक सारा मालूम है। तो ये हो गया वर्ग, और वर्गों की सहायता से आपका घन बनता है। ठीक, ये हो गया घन। इसमें अगर एक भुजा ए है तो सभी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों भुजाएं इसकी ए ही होंगी, यानी प्रत्येक भुजा यहाँ पर ए ली जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके लिए जो सूत्र हमें सीखने हैं, वो पहला सूत्र आपको इस घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन मतलब कि इस घन में कितना स्पेस है, कितनी जगह है, इसके अंदर कितनी हवा भर सकती है। जैसे जिस कमरे में आप हैं उसमें कितनी हवा भर सकती है, उस कमरे का आयतन हो जाएगा। तो आयतन क्या होता है, यहाँ पर भुजा, क्योंकि तीनों बराबर होती है इसलिए भुजा की घात 3, तो भुजा की घात 3 को हम a की घात 3 भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ भुजा a माना है। इसके बाद यहाँ पर अगला सूत्र आता है पार्श्वीय पृष्ठों का क्षेत्रफल, पार्श्वीय पृष्ठों का क्षेत्रफल, पृष्ठों का क्षेत्रफल यानी जिसको कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया, जो कि होता है 4a²। ठीक है, क्योंकि लेटरली अगर एक मैदान में एक कमरा बना दिया जाए, उसके चारों तरफ आप घूमे, कहा जाए कितने फेसेस आप देख पा रहे हैं, तो आप उसके 4 ही फलक देख सकते हैं, चारों दीवारें ही देख सकते हैं, ना छत देख पाएंगे ना फर्श देख पाएंगे। ठीक है, तो यही लेटरल सरफेस एरिया होता है, जिसमें केवल 4 फेस, क्योंकि इसमें प्रत्येक फलक क्या है, प्रत्येक फलक एक वर्ग है, तो 6 फलक कुल है, लेकिन पार्श्वीय में आप केवल 4 किनारे, चारों दीवारें ही देख पाते हैं, इसलिए पार्श्वीय में 4a² होता है। और यही अगर पूछा जाए कुल पृष्ठीय या संपूर्ण, कुल कहा जाए या संपूर्ण कहा जाए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के लिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर ये कहा जाए, तो आप संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अगर ये आप लिखेंगे तो 6 × a² यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर, क्योंकि 6 के 6 फलक इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और एक इसमें और फॉर्मूला आपको ध्यान देना होता है कि घन का विकर्ण या घन के विकर्ण की माप, घन के विकर्ण की माप या लंबाई, तो घन के विकर्ण को डायगोनल कहते हैं, इसलिए डी से लिख दे रहे हैं, तो डायगोनल होता है a√3, मतलब भुजा गुणे √3, है ना, a√3। ये आपको ध्यान रखना। इस प्रकार से ये 4 फॉर्मूले आपको घन के लिए मालूम होने चाहिए। ठीक है, घन के 4 फॉर्मूले हो गए। अब चलिए घनाभ के 4 फॉर्मूले बता देते हैं और फिर ढंग से आगे हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप इस घन और घनाभ के सभी फॉर्मूले ढंग से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं घनाभ। देखिए घनाभ क्या है, बस ऐसी ही आकृति है जिसको इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं। जैसा कि ये क्यूब था वैसे ही क्यूबॉइड होता है, बस ये इसमें जो 6 फलक होते हैं वो आयत से बनते हैं। जैसे ये क्या है, एक आयत, रेक्टेंगल, इससे बनेंगे, तो ये जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका क्यूबॉइड कहलाएगा घनाभ, जिसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। इसमें तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसके लिए अब अगर आयतन की बात की जाएगी कि घनाभ का आयतन, तो आयतन यानी वॉल्यूम जिसको v से लिखेंगे, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है। दूसरा, इसके पार्श्व पृष्ठ का, इसमें भी 4 दीवारें ही शामिल होंगी, चारों दीवारें, पार्श्व पृष्ठ में 4 ही फेस आते हैं, साइड की दीवारें, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आप लिखेंगे तो वो होगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, इसी को एक और कमरे का क्षेत्रफल भी कहा जाता है। अगर आज आपसे आ जाए कि 4 कमरे का मतलब 4 दीवारों का, है ना, 4 कमरे के लिए 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, अगर कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताना हो तो उसका भी आप यही फॉर्मूला यूज करते हैं, 2l + b × h। ठीक, ये ध्यान रखेंगे।
अगला इसमें जैसे है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ, इसको आप अलग से ध्यान रखिएगा। ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल ये अलग है, इसको अलग से ध्यान रखें। यहां देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो होगा जिसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, है ना। ये पार्श्व पृष्ठ था जिसको बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया, ये चीज मैं बता चुका हूं। टोटल सरफेस एरिया होगा 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बीच में यहाँ पर गुणा होता है तीनों, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और एक और इसमें होगा विकर्ण, यानी विकर्ण की माप कहें या केवल विकर्ण कहें, डायगोनल, तो यहां से होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इसके विकर्ण की माप होती घनाभ के लिए, ठीक। ये फॉर्मूले आपको घनाभ में प्रयोग करने हैं और घन के फॉर्मूले हम आपको पहले बता चुके हैं। इतने फॉर्मूले से आपको कार्य करना है। चलिए, आशा है कि आप ये फॉर्मूले अच्छे से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। अब इनके एप्लीकेशंस 1-2 देख लेते हैं ढंग से, कुछ क्वेश्चंस लेकर के, और फिर अच्छे से इनको हम प्रयास करेंगे सीखने का। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं लेता हूं कि यदि एक घन है और घन का आयतन आपको दे दिया गया, मान लीजिए घन का आयतन आपको दिया गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन घात 3 में होता है, और आपसे कहा गया कि इसकी भुजा बताइए, भुजा बताइए, यानी साइड, है ना, भुजा बतानी है, ये क्वेश्चन मार्क। तो आपको मालूम है कि घन का जो आयतन होता है उसका सूत्र ही होता है भुजा की घात 3, भुजा की घात 3। आयतन दे रखा है, इधर आप इसका 64 रख दीजिए, देखिए इधर आप 64 रख दीजिए आयतन की जगह, इधर जो दिया है, और बराबर फिर इधर भुजा की घात 3। अब देखिए हमको भुजा निकालना है तो घात 3 को इधर हटाना पड़ेगा, भुजा तभी आएगा। घात 3 इस तरफ घनमूल में हो जाएगा, देखिए वर्ग होता है तो वर्गमूल, घात 3 है तो घनमूल, और 64 का घनमूल आप जानते हैं 4 चौके 16 चौके 64, इसलिए 4, तो इसका मतलब भुजा हो गई 4। अगर इसी में आगे कहा होता कि इसका विकर्ण आप बताइए, अगर कहा होता विकर्ण की माप बताइए, डायगोनल, तो विकर्ण होता है भुजा रूट 3, है ना, यानी a रूट 3, तो यहाँ पर 4 आया है तो हम करेंगे 4 रूट 3, ठीक है, ये आपका विकर्ण हो जाता है। तब आपसे कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, कभी कभी रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती, इसको याद रखिएगा। कभी दशमलव में गुणा करके निकालें तो आप रूट 3 का मान ये रख देंगे और 4 से गुणा कर देंगे तो आपका दशमलव में भी आंसर दिख जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए और करते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका सवाल 1 लग गया, ऐसे ही सवाल आपको मिलते रहेंगे और आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। जैसे एक घनाभ में, एक मान लीजिए घनाभ की लंबाई आपको दे रखी है, लंबाई मान लीजिए आपको 12 सेंटीमीटर दी है, चौड़ाई घनाभ की आपको 8 सेंटीमीटर दी है, ऊंचाई घनाभ की आपको 3 सेंटीमीटर दी है, मान लीजिए ये चीज़ें दी हैं। और अब आपसे कोई भी बेसिक क्वेश्चन कर लिया जाए कि इसका आप पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। चलिए, घनाभ का पार्श्वीय पृष्ठ बताइए या पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। तो घनाभ का पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 2l प्लस बी इंटू एच होता है। फॉर्मूला लिखेंगे, फिर 2 गुणे l प्लस बी, देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ 12 और प्लस, क्योंकि प्लस है l और b के बीच में, और गुणे h यहाँ है बाद में 3, तो आप देखिए 3 और 2 गुणा हो जाएगा, या ऐसे देखिए 2 12 8 20 और गुणे 3, तो आप देखिए 20 छक्का 120, है ना भाई, 20 गुना 40 थे 120 कह दें चाहे जैसे, और ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर। आयतन पूछता तो बस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इन तीनों को गुणा ही कर देते, आयतन हो जाता। विकर्ण पूछता तो विकर्ण में आप क्या करते, मान लीजिए इसका विकर्ण कहता तो हम क्या करते, अंडर रूट इनका स्क्वायर, जैसे एल स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस एच स्क्वायर होता है, यही तो होता है इसका विकर्ण। तो 12 का हो गया 144, 8 का हो गया 64 प्लस 3 का हो गया 9, ऐसे ही बस इसको लिख दीजिए जोड़ करके, 9 और 4 13, 13 4 17, 17 के साथ हासिल लगा 1, 6 1 7, 7 4 11, 11 के 1 हासिल लगा 217, रूट 217 ऐड करके देख लीजिएगा, अंडर रूट में 217। इस तरीके से विकर्ण आ जाएगा आपका। कुछ भी ऐसा पूछा जाए तो आप आराम से ये प्रश्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप कर लेंगे। अब चलिए इन प्रश्नों का भी अभ्यास करते हैं जो आपसे पिछले वर्षों में इन टॉपिक से पूछे गए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है,
दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठों का के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। अब बताइए, दो घन है जिनके आयतन वॉल्यूम, हम आयतन को V से लिखते हैं, तो V1/V2 यानी इनका अनुपात दिया है कितना, 27/64। अब आप बताइए जरा V1 यानी इस घन है, क्योंकि क्या है, दो घन है, घनों का अनुपात, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, तो भुजा को हम इसका A1 मान ले, A1 की घात 3, इसका A2 भुजा मान ले तो हम कहेंगे A2 की घात 3। भाई दो अलग अलग घन है ना, और यहाँ 27 और 64। देखिए ये सब करने की जरूरत नहीं, आप अभी प्रैक्टिस कर चुके हैं। घात 3 आपको मालूम आयतन है, तो इसका घनमूल कर देंगे, भुजा मिल जाएगा, आपको बहुत अच्छे से मालूम, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूं। अब देखिए A1 और A2 निकालेंगे, घात 3 है दोनों पर, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, घनमूल हो जाएगा कितना, 27/64 पर। 27 का घनमूल 3, 64 का 4, क्योंकि 3 × 3 × 3 27 होता है, 3 3 अतिरिक्त 27, और 4 चौके 16 चौके 64 होता है। तो आपने देखा भुजाओं में ये अनुपात निकला, लेकिन हमें किसका अनुपात बताना था, हमें अनुपात बताना था इन घनों के संपूर्ण पृष्ठों का। संपूर्ण पृष्ठ मान लो, चलो सरफेस एरिया जैसे होता है तो हम क्या करते हैं, S1 S2 लिख देते हैं इसको संपूर्ण पृष्ठ के लिए, और इसका संपूर्ण पृष्ठ पहले घन का होगा 6A1 स्क्वायर, क्योंकि पहले का A1 है, और दूसरे का 6A2 स्क्वायर। ठीक है, 6 पहले ही कट जाएगा, A1 स्क्वायर मतलब 3, और 3 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर, तो आप देखेंगे 9/16 यानी 9:16। ये कटेगा है नहीं, तो 9:16 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए, जब आपको पहले से मालूम होता कि भाई, अब देखिए यहां पर क्या करना था, ये सारा काम आप बचा सकते थे, बीच का कुछ नहीं करने की जरूरत। जब आपको मालूम है कि ये आयतन में अनुपात है, तो आयतन से भुजा कैसे निकलती है, आपको मालूम है कि आयतन बराबर क्या होता है, भुजा की घात 3। भुजा निकालना है तो इस तरफ आयतन पर घनमूल करना पड़ेगा, आयतन पर घनमूल करेंगे, तो आयतन का अगर हम घन कर देते हैं घनमूल, तो तुरंत ही वो भुजा मिल जाता है, A1 और A2 मिल जाता है, यानी यहां से तुरंत ही 3/4 मिल जाता। करने की जरूरत नहीं, ओरली हम समझ लेते कि 3 और 4 होगा, और उसके बाद वैल्यू रख लेते। तो इसमें कोई कैलकुलेशन बहुत इजी है, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा सीखने में समय लगता है, सीखिए फिर आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, एक घन के प्रत्येक भुजा को डबल कर दे। पहले घन की भुजा थी A, अब घन की भुजा को डबल किया, हो गया 2A। यही तो होगा, पहले मान लेते हैं घन रहा होगा A, अब हो गया उसकी भुजा को डबल कर दो 2A। चलिए मान लिया, अब ये दोनों घन की भुजाएं देखिए हमारे पास आ गई। अब हम इनमें क्या बोलेंगे, तो इनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो संपूर्ण पृष्ठ इसका अगर बोले तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6A स्क्वायर, ये हो गया, और यहां पर 6A स्क्वायर जरूर होगा, लेकिन A की जगह इतना रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भुजा 2 गुनी हो गई, तो 6A स्क्वायर ऐसा, भुजा की जगह 2A रखना पड़ेगा यहाँ, है ना। तो अब देखिए 6 गुणे ये क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 2 दूनी 4, और A का A स्क्वायर आया कितना, 6 चौक 24, 24A स्क्वायर। देखिए पहले संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर, अब टोटल सरफेस एरिया 24A स्क्वायर, तो 6 से 24 में बदला। तो आपको मालूम है कि आपको प्रतिशत वृद्धि बतानी थी, प्रतिशत वृद्धि, और आपको मैंने ये प्रतिशत की कमी या प्रतिशत वृद्धि का सूत्र क्या बताया है कि प्रतिशत वृद्धि जब भी बताएंगे तो आप ऊपर वृद्धि कितनी हुई, कितना बढ़ा वो ऊपर ले लीजिए, और प्रारंभिक मान क्या है, प्रारंभ में मान क्या वो नीचे ले लीजिए, गुणे 100 कर दीजिए बस। तो अब आप इसी सूत्र को प्रतिशत में मैंने पढ़ाया, 6 से 24 कितना बढ़ा, 18। भाई 24 में 6 को घटा लीजिए, यानी 18A स्क्वायर। भाई आप इसकी वृद्धि देखेंगे तो 24A स्क्वायर से 6A स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो 24A स्क्वायर में से 6A स्क्वायर जाएंगे तो 18A स्क्वायर ही तो बचेगा। इसको वृद्धि को ऊपर रख दिया, प्रारंभ में मान क्या था 6A स्क्वायर, प्रारंभ वाला नीचे ले लीजिए, गुणे 100 कर दीजिए। अब देखिए A स्क्वायर से A स्क्वायर कटा, 6 से 6 3 18 कटा, 3 गुणे 100 मतलब 300। इसका मतलब 300% की वृद्धि उसमें हो जाएगी, प्रतिशत वृद्धि 300, जो कि सी पार्ट में आप इसको टिक कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए, समझिए और कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो मुझे आशा है कि आप बहुत ही ढंग से चीजों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या बोला गया है, 3 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 0.4 मीटर मोटी दीवार, यानी अब यहां से हम दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीजें हमको मिली हैं,
लंबाई कितनी है 3 मीटर, चौड़ाई कितनी है 1.5 मीटर और ऊंचाई कितनी है 0.4 मीटर। ठीक है, एक ये आपकी दीवार है। दीवार बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? यदि प्रत्येक ईंट का आकार इतना 30 सेंटीमीटर गुणे, ये भी देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ही होता है जो ऐसे गुणे में लिखा होता है, तीनों भुजाएं। तो देखिए ईंट को भी आप ध्यान से देखिए तो क्यूबॉइड घनाभ होता है, और दीवार भी अगर कोई मोटी ईंटों से बनी तो वो भी घनाभ होता है। तो इसका मतलब अगर हम क्या करें, हमें इसमें ये करना होता है, आपको अगर इस ऐसे में ईंटों की संख्या बतानी हो इस तरीके से दीवार वाले में, तो ईंटों की संख्या में हम पूरी दीवार का आयतन देख लेते हैं कि दीवार कितनी जगह घेर रही है, तो दीवार का आयतन देख लेते हैं, और एक ईंट कितना प्लेस कवर कर रही है, तो उस एक ईंट के आयतन से भाग कर देते हैं। एक ईंट का आयतन अगर इन दोनों को भाग कर दिया जाए, भाई सीधी सी बात, अगर पूरी दीवार हमें पता है और इसमें जो ईंटें लग रही हैं वो एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग कर दे, सॉरी आयतन से भाग कर दें, तो ईंटों की संख्या आ जाएगी, नंबर आ जाएंगे ना कितनी ईंटें लगेंगी। ये सिंपल सी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, दीवार का आयतन, लेकिन बस बात यह है कि ये वाला आयतन भी अगर मीटर क्यूब में है तो ये भी मीटर क्यूब में, ये सेंटीमीटर क्यूब में हो तो ये भी, दोनों सेम हो, या मीटर या सेंटीमीटर। तो इसमें देख रहे हैं पहले के मेजरमेंट सब मीटर में है और दूसरे के मेजरमेंट सब सेंटीमीटर में। तो हम मीटर वालों को सेंटीमीटर बना लेते हैं। ये हो जाएगा 300, 3 मीटर का 300, ये हो जाएगा आपका 150, है ना, क्योंकि भाई 1.5 को आप क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो ये 1500 होगा, फिर एक अंक पे दशमलव लगेगा। और ये हो जाएगा, इसको 0.4 को भी आप जब 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40, क्योंकि 400 का एक अंक पे दशमलव लगेगा, तो ये 40 है ना, 40 सेंटीमीटर। इस तरीके से देखिए सब तीनों सेंटीमीटर में बन गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ मान रखना है। तो देखिए ऊपर दीवार वाला 300 गुणे, भाई इसका क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ही तो होता है, यहाँ पर बस मान रखना है। यहाँ भी ऐसे होता है, तो तीनों आप गुणे में रख दीजिए, और नीचे भी तीनों ईंट वाले तो आपको दे ही रखे हैं। 30, 15, 8 कितना दिया है 30, 15, 8। देखिए 30 से ये काट दीजिए 10 में आया, 15 से ये काट दीजिए 10 आया, 8 से ये काट दीजिए 8 पंचे 40, तो 5 गुणे 100 यानी 500 ईंटें होंगी। बस ये आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन डीएलएड में मैं काफी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी पार्ट इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रश्न तो आपके लग गए। अब चौथा प्रश्न आपके सामने है, जिसको आप लोग करिए और वीडियोस को लगातार शेयर करते रहिए, अच्छे से शेयर जरूर करिए। अगला आता है यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, जो कि है OA, OB तथा OC एक घन के एक ही शीर्ष O पर मिलने वाली कोरें हैं। ठीक है, अब यहां से बोला गया है यदि प्रत्येक की लंबाई a सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए अगर हम कोई घन बनाते हैं, चलिए यहां से पहले हम घन बना लेते हैं तब समझते हैं। ये मान लीजिए आपका घन बन रहा है। ठीक है, घन आप सभी बना ही लेते हैं। ये आपका घन बन गया। इस घन में मान लीजिए आपसे कहा गया है कि सपोज हम कहीं भी एक तरह से ले लेते हैं, देखते हैं कि जैसे मान लीजिए इस जगह ले लें या इस जगह ले लें, कहीं भी ले लीजिए जहां आपका मन करे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं चलिए यहीं ले लेता हूं। ठीक, इसको O बना लेता हूं। इन्होंने कहा OA, OB, OC ये घन के एक ही शीर्ष O पर मिलने वाली कोरें यानी साइड्स हैं। तो O से एक तरफ आप A लिख दीजिए, एक तरफ B लिख दीजिए, और एक तरफ ये देखिए तीसरा वाला जो आ रहा है C लिख दीजिए। तो आप देख रहे हैं OABC हो गया। ठीक है, ये हमने नाम रख दिया। ये वाली भुजा OC हो गई, OB हो गई, OA हो गए, एक जगह पर हमने बना लिया। अब कह रहे हैं कि मिलाने वाली कोरें यदि प्रत्येक की लंबाई a सेंटीमीटर तो त्रिभुज ABC, देखिए एक त्रिभुज बनना है ABC। देखते हैं त्रिभुज ABC बन रहा है। ABC एक ही लाइन में हो जा रहा है तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए इस पोजीशन को हम क्या करते हैं थोड़ा बदल लेते हैं। इस जगह पर एक ही जगह हो गया ना, तो अब हम यहाँ बना लेते हैं। देखिए O इसको कर देते हैं, ऊपर जो जा रहा है इसको हम A कर देते हैं, इधर जो जा रहा है इसको B कर देते हैं, और इधर जो जा रहा है C। ये ठीक है, इसमें त्रिभुज आपको स्पष्ट दिख जाएगा। देखिए OA, OB, OC साइड्स भी हैं और त्रिभुज देखिए बन जाएगा। ये देखिए यहाँ से इसको मिला दिया जाएगा और इसको मिला दिया जाएगा। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज देखिए, यहाँ से हमने इस लाइन को मिलाया, ठीक, यहाँ से हमने इस लाइन को मिलाया और यहाँ से हमने इस लाइन को मिलाया। आप देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज बन रहा है ABC, ये आप देखिए नीचे वाले फर्श में, ये जो नीचे वाला फर्श है इस टाइप से वो ऐसे जा रहा है विकर्ण की जगह,
इस वाला जो साइड वाला है इसमें भी देखिए बीचों बीच से विकर्ण की तरफ जा रहा है, ठीक है। जैसे जो साइड वाला फेस है अगर हम ये बनाए तो ये ऐसे जा रहा है, ये भी विकर्ण की तरफ जा रहा है, AC भी, और AB भी देखिए ये जो इधर वर्ग बन रहा है, ध्यान दीजिए ये वाला साइड में, इसमें भी देखिए ऐसे जा रहा है ये विकर्ण की जगह। तीनों लाइनें भुजाएं जो त्रिभुज की है वो विकर्ण पे बन रही हैं, जो वर्ग का विकर्ण है उस जगह बन रही है, ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो इसका मतलब जो त्रिभुज ABC है, ABC की जो भुजाएं हैं, की जो भुजा है वो पहली बात क्या है, तीनों भुजाएं हैं वर्ग का विकर्ण, वर्गों का विकर्ण, यानी जो भी वर्ग है यहाँ पर, क्योंकि घन किससे बनता है, वर्ग से मिलकर के, तो त्रिभुज ABC की भुजा बराबर वर्ग का विकर्ण है इसमें। तो ठीक है, तो इसका मतलब जो ये AB भुजा है, ये भी, और तीनों भुजाएं बराबर होंगी क्योंकि तीनों ही वर्गों की भुजाएं हैं, तीनों ही वर्गों के विकर्ण है। AB, BC और AC तीनों बराबर भी होंगे क्योंकि तीनों वर्ग के विकर्ण, और यहाँ हर वर्ग घन में हर एक फेस, हर एक फलक बराबर होता है, हर एक दीवार बराबर होती है, आपको मालूम है, तो उनके विकर्ण भी बराबर होंगे, तो ये सब बराबर है। और वर्ग का विकर्ण होता क्या है, वर्ग का विकर्ण होता है a√2, a√2, ठीक है, ये विकर्ण होता है वर्ग का, तो उसको हम a√2 ले लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि जो भुजाएं हैं, जो त्रिभुज की भुजा है वो a√2 ली जाएगी, यानी विकर्ण के बराबर है ना, इसलिए ये भुजा हुई। तो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं, ये जो त्रिभुज है इसकी भुजाएं होंगी, उस हर एक की माप होगी a√2, ठीक, भुजा गुणे √2, क्योंकि हम इसकी भुजा चलिए सबको a मान लेते हैं तो a√2 ही तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर x मानते तो x√2 लिख देते, लेकिन हमसे भुजा पूछा नहीं था, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था। ये त्रिभुज कैसा बना है आपको मालूम है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाएं इसकी बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज बना। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मैं पढ़ा चुका हूं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए आप लोग, सूत्र वो होता है √3/4 × a², a मतलब भुजा स्क्वायर, तो √3/4 × a की भुजा की जगह अब ये आ चुका है, ये रखना पड़ेगा a√2, और इसका यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, भुजा की घात 2, ठीक, भुजा की जगह ये आ चुका है a√2, इसका स्क्वायर। अब आप बस आराम से देखिए कितना होगा, √3/4 × a का स्क्वायर, a² हो जाएगा, √2 का वर्ग 2 ही होगा, क्योंकि √2 × √2 दो बार करेंगे 2 आ जाएगा। आपको मालूम है कि कहीं √2 × √2 हो तो वो 2 हो जाता है, वर्ग करने का मतलब ये 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से इसको 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 काट देंगे तो आप देखेंगे ऊपर √3 नीचे 2 बचा, और ये a², ये आपका बचा, यही आंसर होगा। इसको आप देखिए √3/2 × a² कहाँ दिया है, वो दिया है C पार्ट में, राइट आंसर आपका ये हो गया। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को आराम से डील करेंगे, समझेंगे। यहाँ पर बस ये समझना जरूरी था कि ये जो OABC कहाँ लोकेट करें, किस जगह लोकेट करें, और दूसरी बात कि जिससे त्रिभुज भी दिख जाए और वो त्रिभुज की संरचना कैसी है, समबाहु है, समद्विबाहु है, वो भी पता चल जाए, तो आराम से ये काम किया जा सकता है। बस यहाँ पर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन सेकंड यानी 6 to 8 लेवल वाले हैं, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे आशा है कि सारे प्रश्न तो हो गए हैं, आपको घन और घनाभ की एक अच्छी समझ बन गई होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बेलन और शंकु ये सारी चीजें पढ़ेंगे, और इसके अलावा भी जिन लोगों को घन और घनाभ में और बेसिक में पढ़ना हो, प्रॉब्लम हो रही हो, वो लोग 3rd सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर जो DLED के सेमेस्टर मैथमेटिक्स में मैंने पढ़ा रखा है, वहां पर घन और घनाभ को जाकर के पढ़ लें। वहां पर बिल्कुल डिटेल से एक एक चीज अच्छे से समझाई गई, और ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ आप पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस करना पढ़ना है, जिनको मैथमेटिक्स में थोड़ा समस्या है वो लोग DLED के कोर्सेज को भी देखते रहें। जो चैप्टर्स आपके लिए जरूरी हैं, आप में भी हैं और DLED में भी हैं, उनको आप सर्च करके पढ़ते रहिए, प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए सब कुछ पढ़ाया गया है। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।